नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः हमारी चैनल पे स्वागत है। कल हमने आर्टिकल 1 to 4 का वीडियो आप लोगों के लिए लाया था। आज नेक्स्ट जो 5 to 11 सिटीजनशिप भारतीय नागरिकता के बारे में जो भी संवैधानिक प्रावधान है और कानूनी प्रावधान है, लीगल प्रोविजन है इंडिया में सिटीजनशिप को लेके, नागरिकता को लेके, उसके लिए हम पुनः इस वीडियो को लेकर आए हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी में इसके पहले नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित क्या क्वेश्चन आए हैं, उनको हम लोग ध्यान से देखते हैं। बारीकियों को मतलब सवाल को थोड़ी सी बारीकियों से देखेंगे, ताकि आने वाले लेक्चर में हम कोशिश हमारी यही होगी कि आप उन पॉइंट पे फोकस करें जहां से सवाल बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद उन पांचों सवालों का आंसर करने में सक्षम हो। यही हमारी कोशिश है। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोनों भाषाओं में है आपके सामने। 2020 का ये प्रश्न है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स ओन सिटीजन्स। भारत का संविधान अपने नागरिकों को परिभाषित करता है। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप। भारत का संविधान भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ट्रू फॉल्स आपको दिखाने हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और 8 इफ ही हैज वॉलंटरी अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। कोई भी व्यक्ति जो अनुच्छेद 5, 6 या 8 के तहत भारत का नागरिक है, वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिक नहीं रह सकता है। केंद्र सरकार केवल तभी किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है जब उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टर्मिनेट द सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन ओनली इफ, द वर्ड आपको जो ध्यान देने वाली बात है, ओनली इफ, केवल, केवल, ओनली इफ द पर्सन हैज एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री। तो ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखिए, 2011 का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विधि है निम्नलिखित में से? जन्म द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिकरण के द्वारा, क्षेत्र के विलय के द्वारा, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। 2014 का प्रश्न देखिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी की जानी चाहिए? Under the Citizenship Act of 1955, which of the following conditions must be fulfilled for a person to acquire citizenship by naturalization? He must have resided in India for 12 months immediately preceding the application. आवेदन करने से पहले व्यक्ति को लगातार 12 महीनों तक भारत में निवास करना चाहिए। During the 14 years preceding those 12 months, he must have resided in India for at least 11 years. इन 12 महीने से पूर्व के 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में निवास किया होना चाहिए। इसमें से कौन सही है, आपको उत्तर चुनना है। लास्ट 2009 का प्रश्न देख लीजिए। which one of the following statements is correct? Under the Citizenship Act 1955, by which of the following means can a person not acquire Indian citizenship? By birth, by descent, by registration and by declaration. जो फोर्थ ऑप्शन है, बाय डिक्लेरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नागरिकता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है 1955 के कानून के तहत? जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, घोषणा या डिक्लेरेशन के द्वारा। तो ये आपके सामने प्रश्न है। पांचों प्रश्नों को हमने देखा। अब हम लोग सिटीजनशिप को पढ़ते हैं और फिर लास्ट में देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो पहले बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, ताकि हम लोग सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान की बात कर लेते हैं। संविधान आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो संविधान लागू होते समय 26 जनवरी 1950 को कौन हमारे भारतीय नागरिक होंगे, इसी की बात संविधान में की गई है। उसके भविष्य में क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये पूरी तरह से संविधान ने पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया, संसद को शक्ति दे दी है कि संसद कानून बना के इसको रेगुलेट कर सकता है, इसको नियंत्रित कर सकता है। तो बाकी पहले हम लोग संवैधानिक प्रावधानों को एक बार
बहुत जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान आप लोगों के लिए बहुत महत्व का नहीं है। संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से जो नागरिकता की बात होती है, 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक बना उसी की बात है। उसके बाद संविधान ने कानून बना के इसको नागरिकता किसे देंगे हम, भविष्य में नागरिक कौन होगा भारत का, वो यह तय होगा संविधान पार्लियामेंट संसद के द्वारा बनाए हुए कानून के द्वारा। और संसद ने कानून बनाया है 1955 में, जिसको 1987 में अमेंड करके लागू किया गया, फिर 2004 में अमेंड करके लागू किया गया, फिर 2019 में रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि अमेंडमेंट किया गया है। तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी हम लोग एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आर्टिकल 5 देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के प्रारंभ में नागरिकता, सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जब प्रारंभ होता है उस समय नागरिकता किसे दी जाएगी, 26 जनवरी को नागरिक कौन होंगे। तो आर्टिकल 5 डिफाइंस हु वर सिटीजन्स ऑन 26 जनवरी 1950 बेस्ड ऑन बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस इन इंडिया। 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन होंगे, इस अनुच्छेद में उस समय भारत में जिनका जन्म हुआ था, वंश या प्रवास के आधार पर नागरिकता की पात्रता को परिभाषित किया गया है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन होंगे, ये आप देख सकते हैं कि जिनका जन्म भारत में हुआ, या जो भारत में 5 वर्ष से पहले से रह रहे हों, जिनके माता पिता का जन्म किस भारत में हुआ हो, आइदर ऑफ द पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, या तो जन्म भारत में, 3 शर्त थी उस समय कि जिनका जन्म भारत में हुआ हो, माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, आइदर ऑफ द पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा व्यक्ति, पीपल लिविंग इन द कंट्री 5 years प्रायर टू द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको हम भारत के मूल निवासी माने और 26 जनवरी 1950 को इनको नागरिकता दे दी गई। अब देखते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब आप लोग जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो बंटवारा के बाद कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, तो उनको नागरिकता कैसे देंगे हम, उसके बारे में ये बात कहता है। तो इसमें बातें कही है कि जिसके माता या पिता का जन्म अविभाजित भारत अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, तो हम लोग उनको नागरिकता दे सकते हैं। तो उसमें 2 शर्त थी, या तो 19 जुलाई आपको मैं डिटेल बता दे रहा हूँ, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति आ गया तो उसको भारतीय नागरिक मान लिया गया। 19th कट ऑफ डेट रखा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी पाकिस्तान से भारत आ गया उसको हम लोग भारतीय नागरिक मान लेंगे। दोज हु केम टू इंडिया बाई 19th of जुलाई 1948 उसको हम लोग इंडियन सिटीजन कंसीडर कर लेंगे। उस डेट के बाद जो भी व्यक्ति बाहर आएगा उसको तो पहले भारत में रहना पड़ेगा, और 6 महीना रहने के बाद इंडिया में आप रजिस्ट्रेशन करा के, पंजीकरण करा के भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन आप बन सकते थे। तो जो पाकिस्तान से भारत आया, स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग इंडिया को, देश को चुना, पाकिस्तान से यहाँ आए, उनको आप देंगे ही। अनुच्छेद 6 में है, अनुच्छेद 6 में जो बातें हैं हमने समझ गए। अब अनुच्छेद 7 की बात करते हैं, अनुच्छेद 7 की बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि अब आप देखिए कि कुछ लोग, क्या हुआ कि विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, इंडिया से पाकिस्तान वो लोग शिफ्ट कर गए, लेकिन वहां जाके फिर से वापस इंडिया में आ गए। तो एक तो ये आर्टिकल 7 कहता है कि जो भी लोग भारत, इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान चले गए उनको हम नागरिकता, उनकी नागरिकता हम समाप्त कर देते हैं। लेकिन जो लोग वहां से वापस लौट के आए, दोज हु केम बैक टू इंडिया, उनको आपको नागरिकता देना पड़ेगा। तो उसमें भी 6 महीने रहने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करा के, पंजीकरण के द्वारा भारत के आप नागरिक बन सकते थे। यही आपका आर्टिकल 7 कहता है, आर्टिकल 7 कहता है। अब ये तो भारत पाकिस्तान बंटवारा की वजह से 2 आर्टिकल आपको जोड़ने पड़े, आर्टिकल 6 एंड 7। पहला था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको आप नागरिकता देंगे। दूसरा, भारत से पाकिस्तान चले गए तो उनको हम नागरिक नहीं मानेंगे, वहीं रह गए, लेकिन वहां जाने के बाद फिर से क्या हुआ, वापस इंडिया में आ गए। तो उनके लिए ये शर्त रखी है कि पहले आप 6 महीना आप यहाँ रहेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पंजीकरण कराएंगे, फिर हम आपको नागरिकता प्रदान करेंगे। देन वी विल गिव यू सिटीजनशिप आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अब आर्टिकल 8 कहता है कि जिनके माता पिता
अविभाजित भारत में पैदा हुए थे या जो भारत के मूल निवासी थे लेकिन वो फॉरेन लैंड में रह रहे हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं। इंडिया में तो उनका जन्म हुआ था लेकिन किसी कारणवश आज़ादी की लड़ाई में भी आप देख रहे होंगे कि आप बहुत लोग बाहर चले गए थे, बाहर से ही लड़ाई कर रहे थे। वो व्यक्ति आज के डेट में फॉरेन कंट्री में रह रहा है, उस व्यक्ति को भी अवसर दिया गया, उनको भी कहा गया कि आप भारतीय नागरिक बन सकते हैं, जो अगर आपका जन्म अविभाजित भारत अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो और अभी आप वर्तमान में या आपके माता पिता का जन्म यहाँ हुआ हो और वर्तमान में आप विदेश में रह रहे हो, तो यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करा के, पंजीकरण करा के, बाई रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे नागरिक बन सकते हैं। तो पूरा वाइड रखा गया, पूरी तरह से ब्रॉड रखा गया कि सब लोगों को नागरिकता दी जाए। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश में हमारे संविधान लागू होगा तो सबको नागरिकता दी जाए, जो भी भारत से जिनका संबंध हो, जो भी इनका मूल क्षेत्र रहा, उनको हम नागरिकता देंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 जो है, यहाँ पे आप जो भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप यहां से समझ सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। यानी आप भारत में अगर रह रहे हो तो साथ ही साथ आप अमेरिका के नागरिक नहीं बन सकते। आप भारतीय नागरिक भी हो, अमेरिका के भी नागरिक हो, यह संभव नहीं है। बहुत सारे देश अलाउ करते हैं, यूरोप के खास करके कंट्री जहां पे पॉपुलेशन कम है, वो अलाउ करते हैं मल्टीपल आप सिटीजनशिप। आप कई सारे देशों की नागरिकता रखते हुए भी उस देश के नागरिक रह सकते हैं, वहां पे अलाउड है। यूएस में भी अलाउड है, पाकिस्तान में भी अलाउड है। पाकिस्तान ने कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज जारी की है जिसमें इंग्लैंड है, यूएस है। यदि कोई पाकिस्तानी इंग्लैंड का निवासी है, इंग्लैंड का सिटीजन है, तो भी वो पाकिस्तान का सिटीजन रहेगा, वंचित नहीं किया जाएगा। इंडिया में ये अलाउड नहीं है। इंडिया में अगर आप जैसे ही विदेशी नागरिकता, फॉरेन सिटीजनशिप आप एक्वायर करते हैं, आपकी सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। तो उसी बात को ये कह रहा है कि पर्सन वॉलंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। अगर आप वॉलंटरली, अगर आप विदेशी नागरिकता अपना ले रहे हैं और फॉरेन सिटीजनशिप विल सीज टू बी एन इंडियन सिटीजनशिप, अगर आप फॉरेन सिटीजनशिप को आप अपना लेते हैं तो यू विल सीज टू बी एन इंडियन सिटीजन। यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली हो तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। साफ साफ अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अनुच्छेद 10 लिखने का कारण यह है कि उसमें लिखा हुआ है कि एक बार आप सिटीजन हो गए तो आपके सिटीजन की रक्षा होगी, कंटिन्यू टू बी सिटीजन। सिर्फ रेगुलेट कर सकती है पार्लियामेंट बाय लॉ कि एक बार आप नागरिक हो गए तो नागरिक ही रहेंगे। वंस अ सिटीजन विल ऑलवेज रिमेन अ सिटीजन। उसको आप पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट कर सकता है। तो इसलिए उसका जिक्र मैंने नहीं किया। लास्ट आर्टिकल 11 जो है वो आप देखिए कि ये संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति देता है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटिंग टू एक्विजिशन, टर्मिनेशन एंड अदर मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को देता है। 11 आर्टिकल 11 इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जहां से पार्लियामेंट को नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति मिलती है। पार्लियामेंट को यहाँ से पावर मिलता है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये 9 एंड 10। 9 एंड 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 के हिसाब से अगर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो सिंगल सिटीजनशिप है। 11 में पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है कि आप एक ही देश के नागरिक रहेंगे, एकल नागरिकता है हमारे यहाँ पे, सिंगल सिटीजनशिप है। ये आर्टिकल 9 से निकल के आता है और आर्टिकल 11 से पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रेगुलेट द इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता को रेगुलेट कर सकता है, विनियमित कर सकता है। कौन कर सकता है? तो पार्लियामेंट बाय लॉ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया 1955, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सिटीजनशिप ऑफ एक्ट ऑफ 1955 में बनाया गया और इसको समय समय पे अमेंड भी किया गया। अभी हम लोग देखेंगे कि कब कब इसको अमेंड किया गया है। वैसे तो अगर आपको मैं बता देता हूं कि 1987 में बदलाव किया गया, उसके बाद 1992 में भी बदलाव किया गया, उसके बाद 2004 में बदलाव किया गया और रिसेंटली 2019 में बदलाव किया गया। इन सब चीज़ों को हम लोग ग्रेजुअली समझ लेंगे, जान लेंगे कि क्या क्या बदलाव किया गया। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने की कुछ विधि दी गई है कि कैसे कोई व्यक्ति, आप जैसे 1950 में 26 जनवरी 1950 को नागरिक हो गए,
आपके बाप दादा फोर फादर्स 26 जनवरी को नागरिक हो गए, आप उसी वंश के हैं, उसी खानदान के हैं, उनसे आप रिलेटेड हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इस देश के नागरिक हो गए। आपसे आपसे कोई मतलब नहीं है कि कानून बना के आपका नागरिकता आपको मिलेगी। अब आने वाले समय में, भविष्य में, इन फ्यूचर कौन नागरिक बन सकता है भारत में? ऐसा तो नहीं है कि जो लोग यहाँ हैं उन्हीं के बाल बच्चे ही नागरिक होंगे। आगे चल के बाहर से भी कोई व्यक्ति यहाँ आएगा, कोई विदेशी व्यक्ति भी यहाँ आके रहेगा, कोई व्यक्ति विदेशी महिला से शादी कर लेगा, या कोई इंडियन महिला विदेशी पुरुष से शादी कर लेगी। तो फिर कैसे होगा? उनकी नागरिकता कैसे दी जाएगी? या कोई माइग्रेंट है, वो यहाँ आके रह रहा है, उसको आप नागरिकता देंगे या नहीं देंगे? ये सारी चीजें किससे मैनेज होती है, किससे रेगुलेट होती है? तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, 1955 का जो नागरिकता कानून है, उसी के द्वारा। इसमें हम जान लेते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जो 1950 को नहीं बना, भविष्य में कैसे बनेगा। तो उसके कुछ तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है, बाय बर्थ, जन्म के द्वारा। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 1950, 1950 से 1987 तक जिसका भी जन्म भारत में होगा उसे भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। उसके माता पिता की नागरिकता से कोई मतलब नहीं था। अगर आपके पेरेंट्स विदेशी हैं, वो लोग इंडिया आए हैं और आपका जन्म इंडिया में होता है, तो आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। 1950 से 1987 तक अगर आपका भारत में जन्मे सभी व्यक्ति को नागरिकता दिया था। ये कॉन्सेप्ट आज के डेट में यूएस में है कि यूएस में आप यूएस के सिटीजन नहीं हैं, लेकिन आपके बच्चे का जन्म यूएस में हुआ है, तो उस बच्चे को यूएस का सिटीजनशिप मिल जाएगा, जिसको इस बार हटाने की कोशिश की गई रिसेंट प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई। तो वहाँ बाय बर्थ सिटीजनशिप चलता है। इंडिया में टिल 87 ये कॉन्सेप्ट था कि 87 तक ही आप, जिसका भी जन्म भारत में, हम उसको नागरिकता दे दिए, उसको हम कंसीडर कर लिए एज ए सिटीजन। 87 से जो बदलाव हुआ, 87 से बदलाव जो हुआ कि भारत में जन्म के साथ साथ एक और एडिशनल क्लॉज जोड़ दिया गया, जो मैंने आपको लिखा है, भारत में जन्म प्लस पिता या माता भारतीय नागरिक होने चाहिए। कि भारत में जन्म तो ठीक है, आपका भारत में जन्म हुआ तो हम मान लेंगे कि आप भारतीय नागरिक हैं, लेकिन आपके वन ऑफ द पेरेंट्स, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, या तो माता या पिता, दोनों में से कोई एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तभी आपको ये सुविधा मिलेगी, तभी आप नागरिक होंगे। अगर दोनों विदेशी हैं, आपका जन्म यहाँ है, तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अब ये 1987 से 2004 तक इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। 2004 के बाद जो बदलाव किया गया है उसको देख लीजिए। 2004 के बाद जो बदलाव किया गया कि भारत में तो जन्मा व्यक्ति है, ठीक है, पिता या माता भारतीय नागरिक होने चाहिए, ये भी शर्त है। उसमें एक और शर्त जोड़ दिया गया, दोनों में से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी अगर इलीगल है, इलीगल यानी बिना पासपोर्ट के इंडिया आया है, अवैध तरीके से इंडिया में एंट्री किया है, तो वैसी परिस्थिति में उनके बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो आप देखिए समय समय पे कैसे बदलाव किया गया। पहले तो सिर्फ जन्म आधार था, जन्म के साथ फिर माता पिता पे शर्त लगा दी गई, और उसके बाद माता पिता पे शर्त लगाने के बाद दोनों में से कोई भी एक अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो ऐड ऑन करते गए लोग, समय समय पे उसमें जोड़ते गए शर्तों को, शर्त बढ़ाते चले गए, यानी अब इंडियन सिटीजन होना कठिन है। तो जो बिहार में जो एसआईआर जो हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, आपने देखा होगा कि एक डेट रखा गया कि 2003 में हुआ था। उसके बाद जो भी नए लोगों का एडिशन हुआ है, तो आप देखिए नागरिकता, एक्चुअली नागरिक ही वोट दे सकते हैं, सिटीजन ही वोट देने का अधिकार है उनको। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि एसआईआर जो एक्सरसाइज है वो ये पता करने का कि कौन यहाँ के नागरिक हैं या नहीं है। तो ये नागरिकता में जो बदलाव हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने माता या पिता को दर्शाना होगा कि आपके माता या पिता भी भारतीय नागरिक हैं। इसका अगर आपके पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, तो आपको वोटर लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो आपको दिखाना है। माता या पिता के नाम से प्रॉपर्टी है, 87 से पहले के आपके माता पिता के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, बाकी बर्थ सर्टिफिकेट और मैट्रिक सर्टिफिकेट ये सब तो था ही। तो माता या पिता में से अवैध प्रवासी नहीं है, इसको आपको प्रूफ कैसे होगा? तो इन्हीं सब की कवायद है, वेरिफिकेशन है। तो दोनों ही
जुड़ा हुआ है, दोनों मामला जुड़ा हुआ है। कट ऑफ डेट जो लिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि 2004 में जो बदलाव किया गया था, 4 में बदलाव करके कोई भी इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। यानी आज की डेट में अगर आप कह सकते हैं कि सीमा हैदर जो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से भारत में प्रवेश की, अवैध तरीके से बिना पासपोर्ट के अलग इलीगल रूट से इंडिया के अंदर एंट्री होता है। उन्होंने भले ही इंडियन मुल्क के व्यक्ति से शादी किया है, 2004 से पहले का कानून था तो उनके बच्चों को नागरिकता मिल जाती, लेकिन 2004 में जो 2003 में बदलाव हुआ, एक्चुअली 2004 से लागू हुआ। इसमें जो बदलाव हुआ तो आज के डेट में ये कहता है कि दोनों में से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो सीमा हैदर आप जान रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट है, तो उनके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। एक तो भारत में उनका जन्म नहीं हुआ है, भारत में जन्म भी नहीं हुआ है, लेकिन पिता भारतीय नागरिक हैं, तो भारतीय नागरिक होने के आधार पर अगर बच्चे अप्लाई करते हैं तो उनको नहीं मिलेगा नागरिकता, इस कानून के तहत नहीं मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जन्म के आधार पे हो गया। अब नेक्स्ट क्या आधार है? बाय डिसेंट, जन्म संबंध। अब कोई भारतीय नागरिक है, माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक है, वो लोग विदेश जाते हैं, जैसे बाहरी लोग इंडिया है, उसी तरह से इंडियन लोग भी तो कपल जो है वो बाहर गए, आईटी में काम करने वाले खास करके, या फिर केरला, हमारे बहुत सारे मजदूर जाते हैं आपके अरब कंट्रीज में, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कपल्स जाते हैं, आईटी कंपनी में खूब है यूएस और यूरोप जाने का सिस्टम। अब मान लीजिए कि वो लोग विदेश में हैं और बच्चे का जन्म वहां होता है, वैसी स्थिति में क्या होगी? माता या पिता में से दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए, तो बच्चे को नागरिकता मिलेगी, लेकिन ससमय आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। भारत के बाहर जन्म हुआ है लेकिन उनके माता पिता भारतीय हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण करा के आप भारतीय नागरिक बन सकते हैं बाय डिसेंट, क्योंकि आपके माता पिता भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं, और रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन की वजह से आप भारतीय नागरिकता आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तीसरी जो तरीका है कि बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा, ये उनके लिए है जो भारतीय मूल के हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन विदेश में रहते थे, अब वो भारत वापस आ गए हैं, या फिर कोई भारतीय व्यक्ति है, उसने विदेशी नागरिक से शादी किया है, तो उस विदेशी नागरिक को भारतीय नागरिकता कब मिलेगी? दो तरह की चीजें हैं, या तो भारतीय मूल का व्यक्ति विदेश में रहता था, अब उसको लगता है कि मुझे भारत में लौट आना चाहिए, विदेशी नागरिकता उसने प्राप्त कर ली थी, विदेशी नागरिक का है वो, और अब इंडिया में आता है, अब रहना शुरू करता है और चाहता है कि भारतीय नागरिक बने, तो उसे 7 वर्ष, 7 years ऑफ रेजिडेंस उसके लिए रिक्वायर्ड है। 7 साल तक रहने के बाद वो पंजीकरण करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, और तभी उसको नागरिकता मिलेगी। ये जो है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के पोर्टल पे आपको फॉर्म एप्लीकेशन भरना पड़ता है, गृह मंत्रालय ही वेरीफाई करता है, रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो गृह मंत्रालय ही ये सब चीज कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है भारतीय नागरिकता को। या मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक से शादी कर लिया, तो 7 साल तक भारत में निवास के बाद उसकी वाइफ को या उसके हस्बैंड को, या तो हस्बैंड फॉरेनर है या फिर वाइफ फॉरेनर है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप, नागरिकता मिल जाएगी। तो 7 वर्ष निवास जरूरी है। अब इन सारे विधियों से जिसको नहीं मिला, या तो रजिस्ट्रेशन की वजह से, बाय बर्थ या बाय डिसेंट, इस तीनों विधि से नहीं मिला, तो उसके अलावा भी एक विधि है जिसको कहते हैं हम लोग नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिककरण। नेचुरलाइजेशन के द्वारा देशीकरण या प्राकृतिककरण, इसके माध्यम से आपको मिल सकता है देशीयकरण या प्राकृतिककरण। ये क्या है? तो कोई विदेशी व्यक्ति है, कोई विदेशी व्यक्ति है, वो भारत में आके रहता है, जिसका कोई भारतीय मूल का वो व्यक्ति नहीं है, ना तो उसने इंडियन से शादी की है, कोई ऊपर से तीनों शर्त में से कोई शर्त को पूरा नहीं करता है। अगर इंडिया में वो आता है तो उसको भी नागरिकता देने का प्रावधान है, उसके लिए कुछ शर्त है, उसको पूरा करना पड़ेगा। क्या शर्त है? तो वो वैसे देश का नागरिक हो जहां भारतीयों को नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक विधि से नागरिकता की सुविधा देता हो। अगर वो उस देश से है तो उस देश के व्यक्ति को भारत भी कंसीडर करेगा, मतलब एक हाथ से दो एक हाथ से लो। ऐसी बात है कि जो देश हमारे भारतीय नागरिक को इसी विधि से नागरिकता प्रदान करता है, तो भारत भी उसको कंसीडर करेगा, उसको नागरिकता दे सकता है। दूसरी जो शर्त है, दूसरी शर्त है कि
अगर उसे भारतीय नागरिकता दी जाती है तो वो विदेशी नागरिकता त्याग करना होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। तो भारतीय नागरिकता मिले तो वो दूसरे देश की नागरिकता त्याग कर दे, उसको छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, अच्छा आचरण, गुड गुड कैरेक्टर, यानी वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो, जेल की सजा नहीं काट रहा हो, वैसी स्थिति में आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद देशीयकरण जो कह रहे हैं कि नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिककरण, यानी इस देश में रह रहा है तो इस देश के कल्चर को, इस देश की संस्कृति को भी जानता है, इसलिए एक शर्त जो रखी गई है कि 8वीं सूची के किसी एक भाषा की उसको जानकारी हो, बोलना आता हो, समझना आता हो। 8वीं सूची में जो भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से किसी एक भाषा का वो जानकार हो तो आप सिटीजनशिप दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा था कि भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, या भारतीय मूल के व्यक्ति ने किसी विदेशी से शादी किया तो उसको भी 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा, तभी आप उसको बाय रजिस्ट्रेशन उसको आप सिटीजनशिप दे देंगे। अब इसके लिए क्या शर्त है उसको हम लोग देखते हैं। तो नेचुरलाइजेशन के लिए जो शर्त है, इसी से आप 2019 के अमेंडमेंट को भी समझेंगे। तो ये मान लीजिए कि इस तारीख को उसने अप्लाई किया, ये डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आवेदन की तिथि है जिस दिन उसने अप्लाई किया। आवेदन की तिथि से 12 महीने पूर्व तक उसे लगातार भारत में रहना पड़ेगा। आवेदन की तिथि मान लीजिए 25, ये सितंबर है, 25 सितंबर 2025, 25 सितंबर 2025 को उसने एप्लीकेशन दिया, यानी पिछले 26 सितंबर 2024 से कंटिन्यूअसली वो इंडिया में रह रहा है। एक शर्त। और दूसरी शर्त क्या है, इस 12 महीने के पहले 14 वर्ष पहले वो भारत में प्रवेश किया है। इस 12 महीने के 14 साल पहले भारत में उसने प्रवेश किया है, पासपोर्ट लेके, इलीगल तरीके से नहीं, लीगली भारत में आया है। 14 वर्ष पहले उसने एयरपोर्ट पे उतरा होगा, उसके ऊपर वीजा के ऊपर स्टाम्पिंग लगी होगी, यानी इंडिया का प्रवेश 14 वर्ष पहले हुआ। और इस 14 वर्ष के दौरान 12 वर्ष वो भारत में, 11 वर्ष कंटिन्यूअसली इंडिया में रहा है, कंटिन्यूअसली इंडिया में रहा है। बाकी बाहर आता जाता रहा होगा, कभी विदेश चला गया, कभी यहां आ गया, लेकिन उस 14 साल के दौरान 11 वर्ष, 11 ईयर्स, ड्यूरिंग दोज 14 ईयर्स, 11 ईयर्स रेजिडेंस जो है इंडिया में होना चाहिए। यानी इस 14 साल में 11 वर्ष और प्लस ये 1 साल कंटिन्यूअस, यानी 12 ईयर्स उसको रेजिडेंस रिक्वायर्ड है। अब देखिए कि 12 ईयर्स, 12 साल तक रहना उसको अनिवार्य है। 12 वर्ष तक अगर भारत में निवास करता है, 1 साल कंटिन्यूअस आवेदन की तिथि से पहले, और उसके पहले 14 वर्ष पहले भारत में प्रवेश किया हो, और उस 14 वर्ष के दौरान 11 वर्ष कंटिन्यूअसली इंडिया में स्टे किया हो। कंटिन्यूअसली नहीं, 11 वर्ष टोटल जो ड्यूरेशन है वो 11 वर्ष होगा, बीच में वो विदेश चला गया हो, लेकिन 14 वर्ष में 11 वर्ष इंडिया में ही रहा हो। यानी हम मान सकते हैं कि वो भारत में रहना चाहता है, भारतीय कल्चर उसको पसंद है, भारत में उसको आगे भी रहना चाहता है, ये उम्मीद हम लगाएंगे। तो वैसे व्यक्ति को बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा हम उसको सिटीजन बनाएंगे। अब ये जो 14 वर्ष में 11 वर्ष का जो निवास है, इसी को अमेंड किया गया आपको 2019 के अमेंडमेंट में, CAA जिसको बोलते हैं हम लोग, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या बदलाव किया गया, इस 11 ईयर्स को, रेजिडेंस को घटा के 5 साल कर दिया गया। 5 साल, कुछ खास लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ खास व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष कर दिया गया। ये कौन से खास व्यक्ति हैं, तो ये कहा गया कि माइनॉरिटीज फ्रॉम बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इनके लिए वो 11 वर्ष के रेजिडेंस, 11 प्लस 1 12 वर्ष का रेजिडेंस, तो इनके लिए वो जो समय सीमा निर्धारित की गई कि 5 वर्ष तक का निवास होना चाहिए लगातार, 5 वर्ष तक वो भारत में रहें, 5 साल तक उनका रेजिडेंस होना चाहिए। तो नेचुरलाइजेशन की ही शर्त में, उसी कंडीशन में रिलैक्सेशन दिया गया। किसको दिया गया, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक कहाँ से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं। और वो कौन से लोग होंगे, तो 6 धर्म के लोग हैं। कौन से 6 धर्म, तो पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये 6 धर्म के लोग हों और 3 देश से आए हों, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो इनके लिए नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण की जो शर्त है, उसके टेन्योर या टर्म्स, जो कितने वर्ष तक आपको रेजिडेंस रिक्वायर्ड है, उसके 11 वर्ष को घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। तो 5 वर्ष रिलैक्सेशन जो 6 साल का दिया गया, वो इनके लिए दिया गया, विशेष वर्ग के लिए दिया गया। यही 2019 में चेंजेज आए, बदलाव आए।
अब हम देखते हैं कि 1955 के एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट में, आपकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, कब छीनी जा सकती है। तो नागरिकता समाप्ति की जो विधि है वो 3 विधि दी गई है। 3 विधि में सबसे पहली जो विधि है, आप देखिए, रेनंसिएशन, स्वैच्छिक त्याग। स्वेच्छा से आप अपना त्याग दे देते हैं कि मैं नागरिकता त्याग देता हूं, तो स्वेच्छा से आपने त्याग दिया तो नागरिकता समाप्त। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि स्वतः समाप्त, ऑटोमेटिक लॉस, बर्खास्तगी। कैसे होगा? जब आपने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, by your own you have acquired the citizenship of other country by your own will, not by force। आप खुद ही वॉलंटरीली किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को आपने लिया है, तो वैसी स्थिति में ऑटोमेटिकली आपका सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। डिप्राइवेशन, वंचित करना, यानी सरकार आपसे नागरिकता छीन लेगी। कैसे? तो यदि आपने नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं वो फ्रॉड किया है, उसमें फॉर्जरी की है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, फर्जी तरीके से अगर प्राप्त नागरिकता है, बाय फ्रॉड आपने सिटीजनशिप को अमेंड किया और सरकार को पता चलता है, तो वैसी स्थिति में आपसे छीन सकती है। या फिर आप देशद्रोही कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, सेडिशन वाले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, संविधान का प्रति अनादर करते हैं, डिसरेस्पेक्ट टू, डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वैसी स्थिति में आपकी नागरिकता छीन सकती है। या फिर नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर आप कोई क्राइम करते हैं और 2 वर्ष की सजा हो जाती है, 2 वर्ष की सजा या कैद हो जाती है, तो वैसी स्थिति में 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर आपका हो जाता है विद इन 5 years ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप, तो वैसी स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और चौथा जो तरीका दिया गया है कि यदि आप 7 वर्षों से लगातार विदेश में निवास हैं, बिना सूचना के, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन, 7 years तक कंटिन्यूअसली आप फॉरेन में रह रहे हो, तो वैसी स्थिति में सरकार जो है आपकी नागरिकता को छीन सकता है। सरकार आपकी नागरिकता को छीन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आप देखेंगे कि एक एनआरआई होता है और एक ओसीआई होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एनआरआई तो क्या है? भारतीय नागरिक है। भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहा है, ये भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन जो अभी फॉरेन में रह रहा है, इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग अब्रोड, विदेश में रह रहा है। और ये क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन विदेशी नागरिक है, विदेशी नागरिक, फॉरेन सिटीजन। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नाम से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि वो सिटीजन है, वो नागरिक नहीं है। वो क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति है, उसका इंडिया से कनेक्शन है, इंडिया से उसके रूट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन वो विदेशी नागरिक है, फॉरेन सिटीजन है। उसके लिए लेकिन विशेष सुविधा दी गई है। अभी रिसेंटली चेंज करके सरकार जब आई तो बदली, तो विदेशी लोग जो भारतीय मूल के हैं उनके लिए लाइफ टाइम कार्ड एक इशू कर दिया कि आप मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। वीज़ा वगैरह में बहुत फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आके लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, एक बशर्ते कि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो। यहाँ निवेश कर सकते हैं, यहाँ पे पैसा आप खर्च कर सकते हैं। आप अपने फैमिली रूट्स से जितनी बार आप मर्जी आप आके रह सकते हैं, जितने दिन तक रहना है रह सकते हैं, लेकिन नागरिकता का अधिकार नहीं होगा। नागरिक होने से जो अधिकार प्राप्त होते हैं, आपको कुछ पॉलिटिकल राइट्स और कुछ सिविल राइट्स मिलते हैं। पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट देने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को है। राष्ट्रपति बनने का अधिकार, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, एमपी, एमएलए, कोई भी सार्वजनिक पद, आईएएस, आईपीएस, कोई भी सरकारी नौकरी सिर्फ नागरिकों के लिए है। पॉलिटिक्स में कंटेस्ट करना, चुनाव में खड़ा होना, चुनाव लड़ने के लिए शर्त जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। यूपीएससी, बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो कुछ जो चीजें हैं सिर्फ नागरिकों के लिए अवेलेबल है, कुछ राइट्स या अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है। अगर आप मौलिक अधिकारों की बात करें
तो कुछ फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही अवेलेबल है। उसमें से अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30, ये 5 आर्टिकल्स जो हैं दे आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के लिए हैं। तो नागरिक होने की वजह से कुछ विशेष अधिकार आपको मिलते हैं जो गैर नागरिकों को नहीं मिलते हैं। तो नागरिक और गैर नागरिक का फर्क आप समझ सकते हैं कि भारतीय नागरिक, एनआरआई जो है भारतीय नागरिक है, विदेश में अभी टेम्पररी गया है, फिर वापस वो आ जाएगा। 6 महीने से विदेश में रह रहा है, 6 महीने 180 दिन से ज़्यादा, 181 दिन से ज़्यादा विदेश में रह रहा है, तो उसको हम एनआरआई कहते हैं, नॉन रेजिडेंस, लेकिन इंडियन, भारत में नहीं रह रहा है लेकिन विदेश में रह रहा है, लेकिन भारतीय है, भारतीय नागरिक है, उसने भारतीय नागरिकता त्याग नहीं दी है। और इसने भारतीय नागरिकता है ही नहीं, वो विदेशी मूल, भारतीय मूल का जरूर व्यक्ति है लेकिन विदेशी नागरिक है, फॉरेन सिटीजन है, वो फॉरेन सिटीजन है, विदेशी नागरिक है। तो ऐसे व्यक्ति को आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, और उसको एक ओसीआई कार्ड इशू करते हैं, जिसकी वजह से वो मल्टीपल एंट्री कर सकता है, मल्टीपल टाइम आ सकता है, यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना होगा। तो नागरिकता में इतना ही है। अब हम लोग प्रश्नों को एक बार फिर से देखते हैं कि क्या हम उसको सॉल्व करने में सक्षम हैं या नहीं। देखिए पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स ओन सिटीजन्स। अनुच्छेद 5 में आपने देखा होगा कि जिसका जन्म यहाँ हुआ या फिर जिसका डिसेंट है, जिसका वंशानुगत तरीके से, तो डिफाइन करता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन हमारे नागरिक होंगे, उसको डिफाइन करता है अनुच्छेद 5 में। आर्टिकल 5 में डिफाइन करता है। भारत का संविधान अपने नागरिकों को परिभाषित करता है, बिल्कुल सही बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप, भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। दोनों ही कथन सही है। तो दोनों उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों आपका 1 और 2। ये आपका बोथ 1 एंड 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से भी देखिए दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कोई भी, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ ही हैज वॉलंटरली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही अगर आप विदेशी नागरिकता को स्वीकार करते हैं तो आपका आर्टिकल 9 कहता है कि आपको भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टर्मिनेट द सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन ओनली इफ द पर्सन हैज एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री। तो आप देखिए टर्मिनेट करने की हमने कई सारी विधि देखी। अगर विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लिया है, विदेश में 7 वर्षों से रह रहा है बिना इन्फॉर्मेशन के, अब नागरिकता प्रदान करने के 5 साल के अंदर कोई क्राइम करता है, 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में छीन सकता है। फ्रॉड से, चीटिंग से आपने नागरिकता प्राप्त की है, तो कई सारे तरीके हैं जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे नागरिकता छीन सकता है। सिर्फ ये बात नहीं है। तो ओनली वर्ड की वजह से ये आंसर आपका सेकंड वाला चॉइस जो है वो गलत हो जाता है। आंसर आपका केवल 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जो मैंने आपको नहीं बताया वहां, यहां से आपका एक, जो मैंने आपको चर्चा नहीं की, क्षेत्र के विलय के द्वारा, यानी कोई एक्वायर्ड टेरिटरी होती है भविष्य में, जैसे भारत में सिक्किम आया, गोवा आया, पुडुचेरी आया, ये सब भारत में बाद में इंडिया में विलय हुए। तो इन सबको अर्जित क्षेत्र जिसको बोलते हैं, यहां रहने वाले व्यक्तियों को स्वतः नागरिक बन जाएंगे। तो ये 5 तरीका है जिससे आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ऑल 5 आर राइट आंसर। नेक्स्ट 1955 के कानून के तहत प्राकृतिककरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी शर्तें पूरी की जानी चाहिए? अभी हमने जो पढ़ा बिल्कुल सेम, आप देखिए आपका रिवीजन है। आवेदन करने से पहले व्यक्ति को लगातार 12 महीने तक भारत में निवास करना चाहिए। इन 12 महीनों से पूर्व 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में निवास किया होना चाहिए, यानी दोनों सही है। आंसर आपका दोनों 1 और 2 कि ड्यूरिंग द 14 years preceding those 12 months he must have resided in India for at least 11 years। तो दोनों शर्त है। आवेदन करने की तिथि से he must have resided in India for 12 months immediately preceding the application।
तो दोनों हमने अभी पढ़ा है। आपको नेचुरलाइजेशन की जो विधि है उसमें कितने दिन तक रहने का शर्त है, और इसी 11 वर्ष में 11 वर्ष को रिड्यूस करके 5 इयर्स किया गया है आपका 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो क्या है, किस चीज में अमेंडमेंट है? 1955 में जो एक्ट बना पार्लियामेंट का, उसमें अमेंडमेंट है। ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ होगा, साधारण बहुमत से आपका पारित होगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये नहीं है, संवैधानिक संशोधन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 2009 का, which of the following statement is correct under the Citizenship Act of 1955? By which of the following means can a person not acquire a Indian citizenship? By birth कर सकता है, by descent कर सकता है, by registration कर सकता है, by declaration नहीं है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग है, डी आपका रॉन्ग है। तो डी आपका आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा सिटीजनशिप आज समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, जरूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, यही मेरा आग्रह है। तब तक फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।